साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महारत्न की जो रत्नों का सम्राट है। आपने मणिक, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम अनेक रत्न सुने होंगे, पर हीरे के सामने इन सभी रत्नों की चमक फीकी है। हम बात करने जा रहे हैं कोहिनूर की। इस हीरे के बारे में लोगों का मानना है कि यह जब भी किसी स्त्री के पास रहा तो वह उसके लिए भाग्यशाली था, पर पुरुषों के लिए यह अधिकतर अभिशाप साबित हुआ। कहानी कोहिनूर की। यह एक आश्चर्य की बात है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध 9 हीरों में से 7 हीरे भारत के प्राचीन खानों से मिले हैं। संसार का सबसे अधिक चर्चित और पहला बड़ा हीरा कोहिनूर है। शायद इसीलिए उस जमाने में हर कोई इसे पाने की चाह रखता था। कोहिनूर का जन्म भारत की गोलकुंडा के पास कोलार खान में हुआ था। इतिहास के पन्नों के अनुसार कोहिनूर की कहानी मध्यकाल में सन 1294 में शुरू हुई, जब इसे पहली बार एक अनाम मालवा नरेश के पास देखा गया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे उल्क खान को दक्षिण में आंध्र प्रदेश के राजा प्रताप रुद्र को हराने के लिए भेजा। जीत के बाद उल्क खान ने उसकी राजधानी वारंगल को बुरी तरह लूटा। लूट में उसे बेशुमार हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी मिला, जिन्हें वह सैकड़ों हाथी और ऊंटों पर लाद कर दिल्ली लाया। लूट में कोहिनूर भी था। इस प्रकार कोहिनूर दक्षिण से उत्तर भारत में आ गया। समय के साथ कोहिनूर एक के बाद एक दिल्ली शासकों, बादशाहों व सुल्तानों के पास रहा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी मारे गए। युद्ध के समय दोनों के शाही परिवार आगरा में थे। जीत के बाद हुमायूं को कोहिनूर दिल्ली में नहीं मिला तो हुमायूं आगरा पहुंचा। वहां विक्रमजीत के परिवार वालों ने कांपते हाथों से कोहिनूर हुमायूं को सौंप दिया। दिल्ली लौटकर हुमायूं ने इसे अपने पिता बाबर को दे दिया। कोहिनूर के मूल्य का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय की हीरों का मूल्यांकन करने वालों का यह मानना था कि कोहिनूर का मूल्य सारी दुनिया के लोगों के 2 दिन भोजन के मूल्य के बराबर था। बाबरनामा के अनुसार 4 साल बाद सन 1530 में कोहिनूर की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हुमायूं अचानक इतना बीमार हुआ कि उसकी जान पर बन आई। शाही वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया, दुआ के अलावा कुछ और इलाज नहीं बचा था। उस समय हुमायूं के पिता बाबर को सलाह दी गई कि वह अपनी कोई बेशकीमती व प्यारी चीज़ धार्मिक कार्य के लिए दान कर दे। कोहिनूर बादशाह के लिए बेशकीमती था और प्यारा भी, पर बाबर ने कोहिनूर के बजाय हुमायूं की जान बख्शी के लिए खुदा से अपनी जान देने की प्रार्थना की, और ऐसा ही हुआ। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर चल बसा। इस प्रकार कोहिनूर किसी धार्मिक संस्थान में जाने की बजाय मुगलों के पास ही रहा। हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के पास न जाने किन किन तहखाने में यह लगभग 200 साल तक चुपचाप गुमनाम पड़ा रहा, मानो किसी लंबी निद्रा में हो। सन 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला कर वहां लूटा और कत्लेआम किया तो कोहिनूर की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। लाल किला में प्रवेश करने के बाद उसने कोहिनूर को हर जगह ढूंढा, पर उसे कहीं नहीं मिला। अंत में महल की एक कनीज ने नादिर शाह को बताया कि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला कोहिनूर को हमेशा अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है। फिर क्या था, नादिर शाह ने कोहिनूर को पाने के लिए बड़े ही नाटकीय ढंग से सबके सामने शाही दावत के दौरान दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बहाने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलने की पेशकश की। मजबूरन मोहम्मद शाह को पगड़ी बदलनी पड़ी, और देखते ही देखते कोहिनूर हिंदुस्तानी से ईरानी हो गया। कोहिनूर के अलावा बेशुमार दौलत लेकर नादिर शाह सन 1739 में ईरान पहुंचा, पर शांति से वह राज्य नहीं कर पाया, और संघर्षपूर्ण 7 साल राज्य करने के बाद सन 1747 में उसकी बड़ी बेरहमी के साथ एक रात हत्या कर दी गई। गुमनामी के साथ छुपते छुपाते कई ईरानी कबीलों के सरदारों के पास रहने के बाद अंत में कोहिनूर अफगानिस्तान के बादशाह शाह शुजा के पास पहुंचा। परिणाम स्वरूप जल्द ही वह बेताज हो गया और उसका राजपाट छिन गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरह अफगानिस्तान का बादशाह भी कोहिनूर को हमेशा पगड़ी में छिपाकर रखता था। शाह शुजा की कमजोरी और दोबारा राजपाट पाने की चाह का लाभ उठाते हुए सिख शिरोमणि राजा रणजीत सिंह ने अपने चालाक विदेश मंत्री के द्वारा मजबूर शाह शुजा से दोस्ती के नाम पर पगड़ी बदलने की पेशकश की, जिससे अफगान शाह इनकार नहीं कर सका। राजा रणजीत सिंह ने पगड़ी बदलने के बाद कोहिनूर अपनी जन्मभूमि हिंदुस्तान लौट आया, मानो 100 साल की लंबी विदेशी यात्रा करके लौटा हो। रणजीत सिंह वैसे तो हीरे जवाहरातों के शौकीन नहीं थे, पर कोहिनूर की बात कुछ और थी। उन्होंने इसे धारण करने के लिए विशेष बाजूबंद बनवाया।
जिसमें दो छोटे छोटे हीरे के बीच कोहिनूर को जड़वाकर अपने बाजू पर धारण किया था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध दो लड़ाइयाँ हार गए और अंग्रेजों का झंडा 29 मार्च 1849 को लाहौर पर फहराया। जब पंजाब उनका हो गया तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दबाव में आकर महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को 29 मार्च 1849 को एक समझौते के तहत कोहिनूर को इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को जबरदस्ती उपहार में देना पड़ा। अंग्रेजों ने समझौते पर हस्ताक्षर करवाकर कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया। यह महत्वपूर्ण समझौता, जिसे उर्दू में सनद के नाम से जाना जाता है, उसकी मूल प्रति आजकल राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रहालय में प्रदर्शित है। इंग्लैंड पहुंचकर ईस्ट इंडिया कंपनी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्सव के दौरान इस हीरे को रानी विक्टोरिया को महाराजा दिलीप सिंह ने भेंट कर दिया। शाही परिवार के लोगों ने हीरे को नए ढंग से तराशने का फैसला लिया और फलस्वरूप उसके 3 टुकड़े किए, 2 छोटे और 1 बड़ा। इस प्रकार 186 कैरेट का मूल कोहिनूर घटकर 108 कैरेट का रह गया। रानी विक्टोरिया ने सन 1853 में इस फिर से जन्मे कोहिनूर को एक व्यक्तिगत जड़ाऊ जेवर अर्थात ब्रोच के रूप में पहना। बाद में अपनी पुत्रवधू एलेक्जेंड्रा को दे दिया, जिसे उसने अपने पति की सन 1902 में ताजपोशी के समय एक नए ताज में जड़वाकर पहना। उसके 26 साल बाद 1937 में एलिजाबेथ फेस्ट ने कोहिनूर को मेरी ताज से निकलवाकर नए ताज में जड़वाया। आज यह ताज क्वीन मदर क्राउन के नाम से जाना जाता है। इस ताज को आप वर्तमान में लंदन टावर के ज्वेल्स हाउस में देख सकते हैं और तब से लेकर कोहिनूर अब तक लंदन में ही है। कोहिनूर के इस जीवन वृत्तांत पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।